हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कैंडी क्या है, कैंडी निर्माण की विधि क्या है, कैंडी निर्माण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कैंडी होती क्या है। कैंडी भी मुरब्बे जैसा प्रसंस्कृत पदार्थ है। अंतर केवल इतना है कि मुरब्बा बनाने के बाद अगर उसे चाशनी से निकाल लिया जाए और धूप में सुखा दिया जाए तो उसे कैंडी कहेंगे, और कैंडी के लिए जो है TSS 75% होना चाहिए। तैयार कैंडी को हम चाशनी से निकालने के बाद चीनी के पाउडर से उसे कोट भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कैंडी जो हमारी हो सिकुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, उसमें कुरकुरापन हो, कोमलता बरकरार होनी चाहिए। बाज़ार में आंवला, सेब, बेल, पेठा की कैंडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। इसका भी परिरक्षण शर्करा के द्वारा किया जाता है। कैंडी विनिर्देश देख लेते हैं। तो कैंडी का जो TSS होना चाहिए वो 75 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। फल की मात्रा जो है 45% से कम नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम मिठास वाले जो पदार्थ हैं उनकी अनुमति नहीं है। क्लिस्ट्रीकरण जो है इसमें अस्वीकृत है। कैंडी में क्रिस्टलीकरण जो है क्रिस्टलाइज फ्रूट में स्वीकृत होता है, लेकिन कैंडी में अस्वीकृत है। ऑर्गेनोलिप्टिक परीक्षण जब किया जाए तो इसका स्वाद और इसका जो सुगंध है वो मूल फल की भांति ही होना चाहिए, मूल फल से अलग नहीं होना चाहिए। किडवन इसमें अनुपस्थित होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ये कैंडी देख सकते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, और यहाँ पे पपीते की कैंडी भी आप देख सकते हैं। ये सभी लोगों की काफ़ी फेवरेट है। पान के साथ और फंकी के साथ इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षण का सिद्धांत अगर समझें तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं, ये एक फिगर के माध्यम से इसे समझते हैं। तो आप देख रहे हैं ये चाशनी है। चाशनी एक प्रकार का हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होता है। हाइपर का मतलब होता है अधिक, जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो उस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, और जिसमें कम हो उसको कहेंगे हाइपोटॉनिक सोल्यूशन। तो ये चाशनी है, चाशनी में ये फल आ गया, और इस फल से जो है पानी जो है हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक की ओर मूव करेगा। इसके बाद जो इसमें उपस्थित घुलनशील पदार्थ हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया या फ्लेवर्स हो गए, या इसमें उपस्थित जो शर्करा है वो भी हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में आ जाती है। और कोशिका के बीच में जो स्पेस रहता है, जगह रहती है, अवकाश रहता है, उससे गैस भी बाहर आ जाती है, और इस सोल्यूशन से फिर धीरे धीरे चाशनी जो है फलों के ऊतकों में अपना स्थान लेने लगती है। तो इस सिद्धांत को जो है परासरणी निर्जलीकरण सिद्धांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑस्मोडिहाइड्रेशन कहते हैं। और इन जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद इस परिरक्षण से बनाए जाते हैं, उनको ऑस्मोडिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए ये ऑस्मोसिस है। अब कैंडी बनाने की विधि भी मुरब्बा बनाने की विधि के जैसे ही है। तो सबसे पहले फलों का चुनाव कर लेते हैं, फिर धुलाई करते हैं, फिर उनकी छटाई कर लेना चाहिए। छटाई करने के बाद जो है फलों का हम वेधन कर लेते हैं, फलों के टुकड़ों का वेधन कर लेते हैं, और वेधन करने के बाद जो है इनको जो है कैसेलेपन को दूर करने के लिए 2% नमक के घोल में डुबोकर रख देते हैं। ये 24 घंटे तक आपको रखना है। केवल उन फलों को रखना है जिनमें कैसेलापन होता है, जैसे कि आंवला। फिर इन फलों को 2% नमक के घोल से बाहर निकाल के अच्छी तरीके से धुल लेते हैं, और धुलने के बाद गर्म पानी में इनकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग की समय अवधि 2 से लेकर 10 मिनट हो सकती है, जो कि फलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद जो है फिर से ब्लांचिंग करने के बाद फलों को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद या तो इसमें वैकल्पिक परत बिछा देते हैं चीनी और फलों की, या फिर हम 40 डिग्री ब्रिक्स के चीनी के घोल में रख देते हैं। वैकल्पिक परत का आशय यह है कि एक बार जो है हम चीनी की परत लगाएंगे, दूसरी बार फल की, फिर तीसरी बार फिर चीनी की, फिर फल। तो ऐसी परतों को जो है वैकल्पिक परत के नाम से जाना जाता है। या फिर हम 40 डिग्री ब्रिक्स के जो चीनी का घोल है उस सॉल्यूशन में 24 घंटे तक रख दें, और रखने के बाद जो है फलों को निकाल लिया जाता है। फिर इस घोल को जो है 60 डिग्री ब्रिक्स तक चीनी के घोल में उबाला जाता है, और उबालने के बाद जब इसका TSS 60 डिग्री ब्रिक्स हो जाए तो फलों को जो है फिर से इस घोल में 24 घंटे के लिए रख देना चाहिए। इसके बाद अगले दिन फिर से जो है क्या करते हैं, हम इन फलों को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जो है फिर से इस घोल को गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद जो है जब इसका TSS 75 डिग्री ब्रिक्स हो जाए तो फिर से फलों को इसमें 1 सप्ताह या कम से कम 4 दिनों तक रख देना चाहिए। ये आपका मुरब्बा तैयार हो गया। अब जब इन फलों और फलों के पीसेस को बाहर निकाल लिया जाता है तो इसे हम कैंडी कहते हैं। तो कैंडी को चाशनी से निकाल लिया, और निकालने के बाद इसे जो है निर्जलीकृत कर सकते हैं। निर्जलीकृत करने के लिए आप मशीनीकृत द्वारा डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, या सन ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी डिब्बाबंदी, लेबलिंग और भंडारण जो है जैम, जेली, मार्मलेट की तरह ही करते हैं।
अब हम देखेंगे कि कैंडी से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका निवारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो किण्वन की आती है। इस समस्या में जो है शर्करा की मात्रा जब कम होती है तो किण्वन हो जाता है, तब इस पर फफूंद और बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। इसीलिए चीनी को जब भी हम घोल बनाएं तो 75 डिग्री ब्रिक्स तक पकाना हमें चाहिए। इसके अलावा अगर हम अपर्याप्त रूप से कैंडी को सुखाते हैं, अधिक अपेक्षित आर्द्रता रहती है, खराब पैकेजिंग रहती है, तो चिपचिपाहट नामक समस्या आ जाती है, चिपचिपापन आ जाता है। कभी कभी आपने अगर बाजार से पेठा खरीदा होगा तो देखा होगा कि पॉलीथीन में वो लसलसेपन के साथ चिपटा हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए आप पर्याप्त रूप से सुखाएं, कम अपेक्षित आर्द्रता पर ही उसे भंडारित करें, सूखे एवं ड्राई एंड कूल प्लेसेस में ही उसे क्या करें, भंडारित करना चाहिए। और पैकेजिंग की जो गुणवत्ता है वो उत्तम रखें, क्योंकि पैकेजिंग ही अगर आपकी ख़राब होगी, अगर उसमें ही आर्द्रता घुस जाएगी तो आपके जो प्रोडक्ट हैं उसमें चिपचिपाहट आ ही जाएगी। इसके अलावा कैंडी जो है कड़ी हो जाती है। तो कैंडी जब कड़ी होने का मतलब यह है कि आप उसकी अच्छे प्रकार से ब्लांचिंग नहीं किए हैं या उथले बर्तन में जो है कम चीनी के घोल के साथ उसे पका रहे हैं, तो आपकी कैंडी जो है कड़ी हो जाएगी, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज होता है, अच्छी नहीं मानी जाती है और कंज्यूमर के द्वारा प्रेफर भी नहीं की जाती है। तो इसीलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में ब्लांचिंग करें। जब फल पूरी तरीके से मुलायम हो जाएं तभी ब्लांचिंग बंद करें। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में चीनी के घोल के साथ पकाना चाहिए। ब्लांचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लांचिंग नहीं करेंगे तो एंजाइम एक्टिवेट होकर इसे ब्राउन भी कर देते हैं। और लास्ट जो है कैंडी सिकुड़ जाती है। अगर आपने चीनी की सांद्रता ज़्यादा कर दी, मान लो 75 डिग्री ब्रिक्स की आपने सिरप बना ली और उसमें डायरेक्ट आपने कैंडी को डाल दिया, तो आपकी कैंडी सिकुड़ जाएगी। इसीलिए चीनी की सांद्रता जो है धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। पहले 40 डिग्री ब्रिक्स की, फिर 24 घंटे आपको रखना है, फिर 60 डिग्री ब्रिक्स की चीनी बनाना है, फिर 24 घंटे रखना है। उसके बाद ही आपको 75 डिग्री ब्रिक्स की क्या करना है, चीनी का सांद्रता बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपकी कैंडी जो बनेगी वो सिकुड़ेगी नहीं, अच्छी क्वालिटी की होगी। अब हम जानते हैं ग्लेज और क्रिस्टलीकृत फल क्या होते हैं। तो जब कैंडी फलों को चीनी की पतली पारदर्शी परत से लपेटा जाता है और ये पतली पारदर्शी परत जो होती है कैंडीड फलों को चमकदार रूप प्रदान करती है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लेज फल कहते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे चेरीज हैं और चेरीज को चीनी की पारदर्शी परत से लपेटा गया है, कितने सुंदर से लग रहे हैं। इसके अलावा जो है जब कैंडीड फलों को जो है चीनी के क्रिस्टल के साथ या पाउडर के साथ रोल किया जाता है, लेपित किया जाता है उसमें, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइज फ्रूट कहेंगे या क्रिस्टलीकृत फल के नाम से जानेंगे। और मार्केट में बहुत सारे क्रिस्टलीकृत फल मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेठे जो हैं या छोटे छोटे जो हैं उत्पाद हैं जो क्रिस्टलीकृत किए गए हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक, आगे के लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।